बच्चों, आज आपको पढ़ाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार अलंकार का पर्यायवाची आभूषण। आभूषण किस काम आते हैं? आभूषण आते हैं सजाने के काम। इसी प्रकार से जैसे आप आभूषणों का प्रयोग किसी को सजाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से भाषा में भी अलंकारों का प्रयोग भाषा शैली को सजाने के लिए किया जाता है, भाषा शैली को उत्तम बनाने के लिए किया जाता है। बिना अलंकारों के भाषा उसी प्रकार से है जैसे कि बिना आभूषणों के कोई दुल्हन। हमारी भाषा किसी दुल्हन से कम नहीं है। इसीलिए भाषा में भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे आपके हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो बच्चों, सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहला अलंकार आपका सिमिली। सिमिली उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, किसी को किसी बात की उपमा दी जाती है। जैसे देखिए, पहले हम इसका जो डेफिनेशन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इन अ सिमिली, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स। सिमिली में यानी कि उपमा अलंकार में तुलना की जाती है किन्हीं दो स्पष्ट रूप से भिन्न वस्तुओं के बीच में। और इस अलंकार में किसका प्रयोग किया जाता है? इस अलंकार में लाइक, एज, सच और आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या? आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। एक पोयम आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, मर्सी नाम की पोयम, जो विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के प्ले से ली गई है। तो ये किसके लिए बोला गया? मर्सी के लिए बोला गया। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, बोला कि दया ऐसे होती है जैसे स्वर्ग से स्वाभाविक रूप से वर्षा होती है, उसी प्रकार से दया भी स्वाभाविक रूप से होती है। इस दया को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ एज वर्ड ने सिमिली ले आया है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसमें दिया, और फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सीक, या सितारों जैसी आंखों को पाने को खोजने की चाहत रखता है। किसकी तुलना? आंखों के कंपैरिजन किससे? सितारों से की है। चलिए और आसान उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे इंडिया में एक पहलवान हैं खली, अक्सर मैं पढ़ाते हुए खली का जिक्र करता रहता हूँ। ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज ए बुल। ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल। ग्रेट खली इतना शक्तिशाली दिखाई देता है जैसे कि बुल। जैसे द क्रिमिनल फील्स एज लाइट एज अ फीदर आफ्टर स्पीकिंग द ट्रुथ। अपराधी झूठ बोलने के बाद इतना हल्का महसूस करता है जितना कि फेदर, जितना कि पंख हर व्यक्ति पर लागू होता है, यानी कि एज लाइट एज अ फेदर। देखिए, सिमिली में आपका एज, सच, एज और लाइक आदि वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। सिमिली के बिल्कुल समान ही, बस जहां ये वर्ड्स समाप्त हो जाते हैं वहां मेटाफर आ जाता है। मेटाफर रूपक अलंकार।
It is a figure of speech that makes a comparison between two seemingly unlike things. ये एक ऐसा अलंकार है जिसमें क्या होता है, तुलना होती है किन्हीं दो ऐसी वस्तुओं के बीच में जो बिल्कुल असमान होती हैं, लेकिन वहां पर क्या, विदाउट यूजिंग द कनेक्टिव वर्ड्स लाइक एज, देन, सच, इट इज एन इम्प्लाइड सिंपली। ये एक इम्प्लाइड सिंपली होती है, ये एक निहित उपमा होती है जो उसके अंदर समाहित होती है, जो उसके अंदर इम्प्लाइड होती है। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, और यहीं कहते हम कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो ये सिमिली हो जाएगा। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो, मुझे तुम्हारी बाहों पर लिली का पुष्प नजर आता है, यानी कि उसका माथा इतना पीला है जैसे कि कुमुदनी का पुष्प। कौन सी पोएम से ली गई लाइन है? जॉन कीट्स की लेवल एडम्स मर्सी, शायद अब आपके सिलेबस में नहीं हो, तो यानी कि उसके माथे का रंग इतना सफेद है, ब्लडलेस है, जैसे कि कुमुदनी का फूल, जैसे कि लिली। तो यहां डायरेक्ट क्या लिली बोल दिया उसे। जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया, ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल, और मैं कह दूं ग्रेट खली इज अ बुल, है? द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं कहूं कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो सिमिली हो जाएगा। अब मैं कहूं कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये क्या, ये मेटाफर हो गया। कभी कभी गुस्से में आकर के टीचर बोल देता है, दिस क्लास इज अ जू, ये क्लास क्या है, एक जू है, चिड़ियाघर है, पढ़ते पढ़ाते हो नहीं पता नहीं कहां से आ गए ये, हैं? तो क्लास की तुलना किससे कर दी, जू से कर दी। तो यहां पर भी मेटाफर हो गया, यानी कि रूपक अलंकार, किसी चीज को किसी दूसरी चीज के रूप में बता दिया जाता है, वहां पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसके बाद देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन गिव्स लाइफ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण, जीवन प्रदान करता है बेजानदार वस्तुओं को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, और मेक्स एनिमल्स लुक ह्यूमन, यहां तक कि जानवरों को भी मानव के समान दर्शा दिया जाता है। How far that little candle throws its beams, हैं? लिटिल कैंडल जो है अपनी किरणों को दूर दूर तक फेंकती है, कितनी दूर तक फेंकती है, यह क्या मानव की तरह से एक्शन लेते हुए बताया गया। कहीं आग जली हुई, वहां पर कहते ना आग ने इतने लोगों को निगल लिया, ऐसे बता रहे जैसे कि आदमी ने कोई फल निगल लिया हो, अंगूर निगल लिया हो, इस प्रकार से बताता है, फायर swallowed so many people, the flood swallowed so many people, बाढ़ ने इतने लोगों को निगल लिया। ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए व्यक्ति के होठों पर सच्चाई बैठती है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को पर्सोनिफाई कर देता है। कैसे? ऑनेस्टी ड्वेल्स सुप्रीम एवरीवेयर, ईमानदारी सब जगह सर्वोपरि निवास करती है, हैं? तो इस प्रकार से क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन है। द फ्लावर्स आर नॉडिंग देयर हेड्स, फूल अपना सिर हिला रहे हैं, तो फूलों को पर्सोनिफाई कर दिया गया, फूल अपना सिर हिला रहे हैं। कहां वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया है। द फ्लावर्स आर नॉडिंग देयर हेड्स, फूल अपना सिर हिला रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। इसके बाद ये आपका क्या, एपोस्ट्रोफी।
apostrophe. In apostrophe, the speaker directly addresses an absent or dead person. क्या apostrophe में स्पीकर जो है सीधे सीधे संबोधित करता है किसी अनुपस्थित या मृत व्यक्ति को. एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एक भाववाचक गुण को, और समथिंग नॉन ह्यूमन या किसी नॉन ह्यूमन वस्तु को, एज इफ इट वर प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग, मानो कि वो उपस्थित हो और सक्षम हो कुछ करने में, कुछ रेस्पॉन्ड करने में, प्रत्युत्तर देने में. तो वहां पर क्या होता है? एपोस्ट्रोफी होता है, और एपोस्ट्रोफी का चिन्ह वहां लगा होता है. जैसे फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, कमजोरी तेरा नाम स्त्री है, बाद में एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा है. लिटिल लैम्ब हु मेड दी, छोटे मेमने तुझे किसने बनाया. लिटिल लैम्ब हु मेड दी, छोटे मेमने तुझे किसने बनाया. किसका लिखा हुआ है? विलियम ब्लेक का लिखा हुआ है. विलियम ब्लेक ने लैम्ब पर बहुत सारी पोएम्स लिखी है. डोस्ट थू नो हु मेड दी, क्या तू जानता है तुझे किसने बनाया है. यहाँ क्या, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी है, यहाँ भी उसे संबोधित करके कह रहा है. एब्सेंट को, जो बनाने वाला है वो यहाँ अनुपस्थित है. अब लेते हैं हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार. इट इज यूज्ड एज अ ग्रेट एग्जैगरेशन, ये किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहने के लिए किया जाता है. हैं? जैसे रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में रक्त की नदी बह गई. द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई, लहरें पर्वत से की ऊंचाई तक उठी. आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुझे 1000 बार बता दिया है. हैं? कभी कोई कहता है ना, बोल उठता है, बोला कितनी बार तो बता दिया, 1000 बार तेरे को बता दिया. हैं? बोला आई कैन मूव इवन माउंटेन्स फॉर हर, बोला उसके लिए मैं पर्वत को भी हिला सकता हूं. माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार, मेरा भाई कुतुब मीनार से भी लंबा है. इसमें क्या है? इसमें क्या? हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति. I saw 10,000 at a sight, मैंने एक ही दृष्टि में 10,000 देखे. कितनी बड़ी अतिशयोक्ति है. ये हाइपरबोल है, ये एग्जैगरेशन है. किसी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए कि सत्य का भी आभास हो, जैसे कि वास्तव में ऐसा हो. वहां पर हाइपरबोल होता है. ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास. ऑक्सीमोरोन क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन टू टर्म्स आर कंबाइंड दैट इन ऑर्डिनरी यूसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी. ये वहां यूज किया जाता है जब दो बातों को एक साथ जोड़ा जाता है जो कि वास्तव में विपरीत होती हैं. एक दूसरे की विपरीत बातों को एक साथ रखना है. आई हर्ड साइलेंट स्क्रीम, मैंने शांत चीख सुनी. चीख और शांत, चीख और शांत. देखिए आज का एक वो चल रहा है, जैसे कि नवदुर्गा के त्योहार मनाए जा रहे हैं. तो वहाँ हम इंडियंस के यहाँ, हम हिंदुओं के यहाँ शाम को एक आरता होती है. इसे आरती होती है, उसे आरता बोला जाता है ग्रामीण शैली में. तो हाँ मैंने सुना वो कहते हैं गोराइये गोराइयो, सबको गोरा बता देते हैं. अब मैंने सुना किसी के भाई का नाम काला था तो गोराई काला. अब वहाँ क्या हो गया? ये एक ऑक्सीमोरोन हो गया, यानी कि उस काले को गोरा बताया गया.
उसका नाम काला होगा लेकिन उसे भी वहां गोरा बताएगा। इससे बड़ा क्या ऑक्सीमोरॉन होगा। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। इट वॉज द क्रूअल काइंडनेस ऑफ द सर्जन, ये सर्जन की क्रूअल काइंडनेस थी। ये सर्जन की, जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था ना, जब ऑपरेशन कर रहा था तो उस ऑपरेशन करते हुए कितनी निर्दयता दिखाई उसने, लेकिन उसके अंदर उसकी काइंडनेस छिपी हुई थी। इट वॉज अ क्रूअल काइंडनेस ऑफ द सर्जन दैट सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उस पेशेंट का जीवन बचाया। देयर वॉज एन ऑनेस्ट थीफ, वहां एक ईमानदार चोर था जिसने स्पष्ट बता दिया कि हाँ मैंने चुराया है। What you said was bitter sweet. जो तुमने कहा ना वो बिटर स्वीट था। सिविल वॉर, दो देशों के बीच में सिविल वॉर चल रहा है। अपने देश के अंदर सिविल वॉर चल रहा है। वॉर और सिविल, क्या बात। कोल्ड वॉर, क्या बात। I saw a terrible beauty, मैंने एक भयानक सुंदरता देखी। सुंदरता और भयानक, क्या बात। यहां ऑक्सीमोरॉन होता है, इसे विरोधाभास कहते हैं। विरोधाभास अलंकार होता है। इसके बाद बच्चों आया आपका ओनोमाटोपोइया, ध्वनि अलंकार। द यूज ऑफ अ वर्ड sound of which imitates or suggests its meaning, यानी कि वह शब्द जिससे आभास होता है उसके अर्थ का। यानी कि मधुमक्खियां भिन्न भिन्नाती हैं तो वहां के लिए बज वर्ड का यूज किया गया, हमिंग वर्ड का यूज किया गया। यानी कि आई चैटर एज आई फ्लो, बातें करना, चहचहाना, तो चैटर वर्ड उसके ध्वनि को दर्शाता है। द स्नेक हिसेस, सांप फुकारता है। और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बी बज, मधुमक्खी भिन्न भिन्नाती है। हवा के चलने की सरसराहट, कौवा कांव कांव करता है। ऐसी कुछ ध्वनि सूचक बातें आ जाती हैं तो वहां पर ध्वनि सूचक अलंकार होता है। विशेष रूप से इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए इसमें आपने डेफिनेशन भी आपको आई तो आप ये डेफिनेशन भी पढ़ें और ये एग्जाम्पल भी बहुत सारे याद कर लें। मैं आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करूंगा तो आप एक्सरसाइज भी करें और उन एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा। न केवल इंटरमीडिएट के, ये फिगर ऑफ स्पीच आप चाहे ग्रेजुएशन में हो, आप चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, ये हमेशा सब जगह आपको काम आएंगे। और मैं सभी फिगर्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि आज मेरा पर्पज केवल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाने का था और न केवल इंटरमीडिएट के लिए, मैं सभी के पर्पज से ये फिगर्स ऑफ स्पीच के पूरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड कर दूं। तो भाई देखिए आप इस वीडियो को, एक बार समझ में ना आए दोबारा देखिए, बार बार देखिए। थैंक यू भाई।